तो लास्ट क्लास में हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स को एड्रेस करना है, इंट्रोड्यूस करना है, तो चार प्रिंसिपल चार क्वांटम नंबर रिक्वायर्ड है। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीम्यूथल, तीसरा मैग्नेटिक और फोर्थ वन स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ओ n इक्वल टू 1 2 3 4 यानी ऑर्बिट का नंबर बताता है कि वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, और ऐसे अगर देखें तो उसका साइज बताएगा और उसका एंगुलर मोमेंटम बताएगा। साइज और एंगुलर मोमेंटम ये इंडिकेट करता है, साइज, एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो वैल्यू है एल, वो किस पे डिपेंड करेगा? एन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर यहां एक सबसेल है तो उसका एल का वैल्यू क्या लिखते हैं? अगर यहां दो सबसेल है तो यहां हम लिखते हैं 0 और 1। यहां पर अगर तीन सबसेल है तो 0 1 2। अगर यहां चार सबसेल है तो 0 1 2 3, एस पी डी एफ, 0 1 2 3। कभी भी एल का वैल्यू इसके बराबर नहीं होगा, n माइनस 1 होगा, यानी 0 2, यानी एल का वैल्यू कितना होगा? हाँ, 0 2 n माइनस 1 होगा। तो पूछा जाएगा कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का वैल्यू डिपेंड करता है n पर। इसका वैल्यू कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकता, और 0 2 n माइनस 1 होगा। और उसके लिए रिप्रेजेंटेशन दिया गया था कि अगर l इक्वल टू 0 लिख दिया जाए तो हम बोल देंगे s है, l इक्वल टू 1 p है, s l इक्वल टू 2 d है, l इक्वल टू 3 f है, l इक्वल टू 4 g है, l इक्वल टू 5 h है। तो ये उसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका दे दिया गया था कि अगर हम इस नंबर से उसको डिनोट कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे, तो वो किस सबसेल के वैल्यू को बता देगा। तो किस सबसेल के लिए ये नंबर फिक्स कर दिया गया, तो वही 0 1 2 3 4 वैल्यू इसको फिक्स कर दिया गया। तो मेनली एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या इंडिकेट करता है? क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा, क्या इंडिकेट करता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर? उसके शेप को बताता है। तो क्या इंडिकेट करता है वो पूछा जाएगा। ये तो इसका नोटेशन है कि S के लिए 0 लिखा गया, P के लिए 1 लिखा गया, D के लिए 2 लिखा गया, ये तो इसका नोटेशन है। लेकिन एक्चुअल में एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा? शेप ऑफ सबसेल। S का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। P का, D का और F का आगे हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। 4 नंबर शेप होता है ना। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर उस सबसेल के क्या बताएगा? सबसेल का शेप के बारे में बताएगा, स्फेरिकल है कि डम्बल है कि डबल डम्बल है। तभी तो हम उसमें ओवरलैपिंग करवाते थे, यानी केमिकल बॉन्डिंग इसके बाद ही आया है। जब हम हाइब्रिडेशन करते थे, यानी वीबीटी में जब हम ओवरलैपिंग करते थे, इसका मतलब ये सब आने के बाद ही बॉन्डिंग के बारे में मालूम चला होगा कि एसएस ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है, स्फेरिकल स्फेरिकल ओवरलैपिंग हो रहा है, डम्बल डम्बल ओवरलैपिंग हो रहा है। तो वीबीटी इसके बाद ही आया होगा। तो कहने का मतलब है कि ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ये है, ठीक है। इसका वैल्यू 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका वैल्यू क्या डिपेंड करता है इन पे कहां करेगा। नोटेशन तो हम जानते ही हैं, और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर शेप को बताएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5-6 फार्मूला लिखवाया था मैं तुम्हें, तो फार्मूला याद हो गया ना। एक पूछेगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, तो फार्मूला क्या होगा? mvr इक्वल टू NH अपॉन, अब पूछे NH अपॉन 2 पाई। और पूछेगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल्स, यानी सबसेल के अंदर, H अपॉन 2 पाई रूट अंडर L इंटू L प्लस 1। इसको ध्यान में रखना कि ऑर्बिटल्स में पूछ रहा है कि ऑर्बिट में पूछ रहा है, समझ में आया क्या? ऑर्बिटल्स में पूछ रहा है कि ऑर्बिट में पूछ रहा है, वो ध्यान में रखना उसको। बाकी फॉर्मूले हो जाएंगे ना यहाँ पे। तो तीसरा है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब यहां पर मान लो इलेक्ट्रॉन है, तो उसका डायरेक्शन क्या है, या यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो किस डायरेक्शन में घूम रहा है।
तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यानी ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आया तीसरा क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू होता है वो किस पे डिपेंड करेगा? एल। ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू एम पे डिपेंड करता है। जैसे एस के लिए एल का वैल्यू 0 लिखते हैं, तो हम एम का वैल्यू क्या लिखेंगे? 0। 0 रखने का मतलब ये नहीं हुआ कि उसका कुछ मीनिंग नहीं है, इसका नाम रख दिया गया 0, यानी 0 से रिप्रेजेंट किया गया। यानी एस के अंदर रहने वाला इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में घूमेगा, एक ही डायरेक्शन में घूमेगा। या तो px या तो x में घूम जाए, या तो y में घूमे, या तो z में घूमे। यानी यहां अगर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है तो दोनों का डायरेक्शन एक ही जैसा होगा। अगर वो x में घूम रहा है तो x ही में घूमेगा, y में घूम रहा है तो y में ही घूमेगा, z में घूम रहा है तो z में ही घूमेगा। यानी s में रहने वाला 2 इलेक्ट्रॉन का एक ही डायरेक्शन होगा, s। समझ में आया क्या? एक डायरेक्शन होगा जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 0 से करेंगे। समझ में आया ना? उसका 3D में क्या होता है? 3D में होगा, लेकिन होगा तो एक ही डायरेक्शन में होगा, रैंडम नहीं होगा, x में भी गया y में भी आया, ऐसा नहीं होगा। होगा तो अगर x में जा रहा तो x में ही जाएगा। अगर हम p में बात करें, p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, l = 1 लिखते हैं, m का जो वैल्यू होगा -1, 0 और 1 होगा। यानी p में रहने वाला इलेक्ट्रॉन 3 डायरेक्शन में घूमेगा, -1, 0 और 1। ये रिप्रेजेंट किया गया है। एक्चुअल में px, py और pz होता है। ये मत सोचना कि px को -1 बोल रहा हूं, नहीं, कुछ किसी को भी बोल सकते हैं। तो s में रहने p में रहने वाला 6 इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन s में घूमेगा ऐसे डंबल बनाते हुए, और कुछ इलेक्ट्रॉन p में घूमेगा ऐसे डंबल बनाते हुए, कुछ इलेक्ट्रॉन z में घूमेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन px में घूमेगा, 2 py में घूमेगा और 2 pz में घूमेगा। यानी ये सब बोर को नहीं मालूम था। बोर को तो p ऑर्बिटल सबसेल के बारे में भी नहीं मालूम था। तो p में रहने वाला 6 इलेक्ट्रॉन का 3 डायरेक्शन होगा, px, py और pz। 2 इलेक्ट्रॉन्स px में घूमेंगे, 2 py में और 2 pz में। यानी हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे -1, 0 और 1। यानी ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है जो नंबर से रिप्रेजेंट कर, इसलिए तो नंबर है, यहाँ क्वांटम नंबर है, यानी इसको हम नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो m का वैल्यू है कहां से कहां वैलिड होगा? -L टू इंक्लूडिंग 0। अगर यहां पर 1 है, अगर हम L = 2 लिखे तो -2, -1, 0, 1, 2। अब जब हम मान लो हमें 4 सेट दिया जाएगा, पूछेगा क्वेश्चन में कि कौन सा सेट सही है, तो इनमें से कोई भी रेंज देगा तो चलेगा। कोई भी -1 भी, -2 भी दे चलेगा, -1 भी दे चलेगा, 0 भी देगा चलेगा, 1 भी चलेगा। ये अब ये मत सोचना कि इसका 0 और इसका 0 ये मैच कर गया, तो इसके 0 और इसको 0 के लिए ये भी 0, m = 0 है, ये भी m = 0 है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या है? L है। ये भी m = 0 लिख रहे हैं और ये भी m = 0 लिख रहे हैं, तो इस दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या है? L है। अगर यहाँ L = 0 है, इसका मतलब ये S के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ L = 1 है, इसका मतलब ये P का है। तो 0 का मतलब ये मत सोचना कि 0 कोई और रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है, नोटेट किया गया उसको। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पहला पॉइंट क्या बताता है? ओरिएंटेशन बताता है, डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे। सेकेंड पॉइंट, इसका जो वैल्यू है वो L पे डिपेंड करेगा, -L टू L होता है। तीसरा पॉइंट, ये अगर मान लो तुम्हें करेक्ट सेट पूछा जाए, करेक्ट सेट कौन सा है, तो ये इस रेंज के बीच में आना चाहिए, इसके रेंज के आगे नहीं जाना है, और कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लेना है, यही वैल्यू लेना है। अब ये 0, ये 0 या a-1, a-1 के लिए डिफरेंशिएट ये L करेगा कि वो S के लिए बातें कर रहा है कि P के लिए बातें कर रहा है, या D के लिए बातें कर रहा है, किसके लिए बातें कर रहा हो। समझ में आ गया? तो ये मेन बताता है क्या? ओरिएंटेशन, डायरेक्शन। ठीक है,
डी में कितने डायरेक्शन होते हैं? डी में हो जाएंगे, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एल इक्वल टू 2, एम का वैल्यू क्या होगा? -2 -1 0 1 2। तो डी में 5 डायरेक्शन, 5 डायरेक्शन कैसे लिखते हैं हम? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सॉरी डी एक्स वाई लिखो, डी एक्स वाई, डी जेड एक्स, डी एक्स और वाई का मतलब क्या हुआ? along द एक्सिस होगा या इन बिटवीन एक्सिस होगा? डी एक्स वाई ऐसे घूम रहा है, यानी जो डबल डम्बल शेप है, तो डी एक्स वाई ऐसे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन्स। आगे चल के इसमें हम नोडल प्लेन के बारे में बताएंगे। तो ये ऐसे घूम रहा है इसके इलेक्ट्रॉन, तो थोड़ा सा इमेजिन भी कर लेना है। और ये सब उसमें बताया था सब, और ये एक लोब होगा along the z axis, और ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे डी जेड स्क्वायर। जब तुम हाइब्रिडेशन निकालते थे sp3d2 कौन आता था? ये दोनों आता था। क्यों? क्योंकि वही एक्सियल ओवरलैपिंग वही कर रहा था। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता रहा है डायरेक्शन ओरिएंटेशन के बारे में, इसका वैल्यू एल पे डिपेंड करेगा, हम उसको नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे पी में। अब ये इलेक्ट्रॉन्स मान लो हमने ये बोला कि इसके ये इलेक्ट्रॉन्स मान लो ऑर्बिट नंबर 4 का है, एल इक्वल टू 0 का है, एस का है, या एल इक्वल टू 1 पी का है, और ये पी में रहने वाला मान लो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये पीएक्स में घूम रहा है, मान लेते हैं पीएक्स में घूम रहा है। अब ये जब घूम रहा है तो ये अपवार्ड एरो और डाउनवर्ड एरो, यानी जब ये इलेक्ट्रॉन्स घूमेगा तो कैसे घूम रहा है? एक तो ऐसे घूम रहा है, साथ में अपने एक्सिस पे घूम रहा है। एक क्लॉकवाइज घूमेगा और दूसरा कैसे घूमेगा? यानी अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए चौथा क्वांटम नंबर आया, कौन सा? स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो अपने एक्सिस पे क्लॉक घूम रहा है कि एंटी घूम रहा है, इसको रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, तो अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो हम अपवार्ड एरो लिखते हैं, और उसका नंबर कैसे लिखते हैं? एस इक्वल टू +1/2। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो डाउनवर्ड एरो, और उसका एस का वैल्यू क्या लिखते हैं? -1/2। लेकिन हम ये चीज बता नहीं सकते कि पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉक है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लॉक है। अगर एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहला क्लॉक है दूसरा एंटी, हम लिखने के लिए ऐसा लिखते हैं। लिखने के लिए हम पहला एंटी और दूसरा, ऐसा किसने बताया था? हॉर्न्स, पॉली ने बताया था कि एक बॉक्स में, ये पूछा जाएगा, एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो एक क्लॉक होगा, दूसरा क्या होगा? नहीं तो अगर दोनों को सेम रख दोगे तो चार क्वांटम सेट उसका क्या हो जाएगा? मैच कर जाएगा। तो हम बाद में बात करेंगे। तो क्लॉकवाइज और ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये नहीं चलेगा। दोनों क्लॉकवाइज नहीं चलेगा, दोनों एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इसका एक बॉक्स में दोनों क्लॉकवाइज और दोनों एंटी क्लॉकवाइज नहीं होता है। क्योंकि अगर हम ऐसा लिखते हैं तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चारों मैच कर जाएगा, और ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसका चारों क्वांटम नंबर मैच कर जाए। ऐसा किसने बोला है? पॉली ने बोला, वो आगे हम पढ़ने वाले। तो स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो अपने एक्सिस पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को बताता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बातें करते हैं इसमें कि हमने अगर मान लिया कि ये सब हमने इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर दिया इस उसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, एजीमुथल क्वांटम नंबर से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से और स्पिन क्वांटम नंबर से। अब आया इलेक्ट्रॉन्स के फिलअप करने की बारी कि हम एटम्स कैसे फिलअप करें, सॉरी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम कैसे फिलअप करें। समझ में आया क्या? उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिलअप किया जाए, और खासकर मल्टी एटम के लिए। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के फिलअप के बारे में 3 साइंटिस्ट आए कि कैसे, मतलब मेन हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, जो कि हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बोहर को तो बस इतना मालूम था कि सोडियम के अंदर 281 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन आज के टाइम में हम क्या लिखते हैं? 1s2, 2s2, 2p6 से 3s1, यानी इस 8 इलेक्ट्रॉन का हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल्स एस सबसेल में और 6 इलेक्ट्रॉन पी में। और ये कहाँ है? एस का है। ये कहाँ है? 1s का है। तो ये जो फिलअप करने का तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो पहले ही हमने इसको, हमारे पास कई क्वेश्चन है कि हमने 1s को पहले क्यों किया, 2s को बाद में क्यों लिया, या आगे जो भरते हैं तो 4s को पहले भरते हैं, 1s, 2s, 3s, 1s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4s को पहले 3d को बाद में क्यों, कई हमारे पास क्वेश्चन है। अब जब हमने फिलअप कर दिया तो जब इसके अंदर हम ऑर्बिटल्स लिखते हैं तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, इसके अंदर मान लो 6 इलेक्ट्रॉन है तो हम क्लॉक 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 देन एंटी 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 ऐसे भरते हैं हम। ये ऐसा मतलब कुल मिला के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में 3 साइंटिस्ट आए। पहला आया हंस रूल, अबाउ प्रिंसिपल, स्पेलिंग बोलना, अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ प्रिंसिपल पूछा जाएगा कौन सा रूल दिए, तो n+a रूल दिए। इस रूल के अकॉर्डिंग ये बोला गया जिसका n+l का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, उसका एनर्जी भी क्या होगा, कम होगा। अब मान लो n+l का वैल्यू सेम आ गया, तो n जिसका कम होगा उसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा, उसका एनर्जी कम होगा। तो इस रूल के अकॉर्डिंग 2 बातें ही हमें सीखने को मिलता है, n+l, यानी जिसका n+l का वैल्यू कम होगा उसका एनर्जी कम होगा। अगर n+l सेम आ गया तो जिसका n कम होगा उसका एनर्जी कम होगा। चेक करके देख लेते हैं, यहाँ n+l कितना होगा, 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1, 2 + 0, तो ये वैल्यू ज्यादा है इसलिए बाद में भरते हैं। तो हमारे एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि इसका एनर्जी कम है इसलिए पहले फिलअप करते हैं, इसका एनर्जी ज्यादा इसलिए हम बाद में फिलअप करते हैं। इसका 2 और 1 3, 3 और 0 3। अब जब वैल्यू मैच कर जाएगा तो जिसका वैल्यू ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा, यानी उसको हम बाद में फिलअप करेंगे। 3 और 1 4 और 4 और 0 4। इसका मतलब ये हुआ कि इसका वैल्यू मैच कर गया, इसको हम बाद में फिलअप करेंगे। और इसका वैल्यू 3 + 2, इसीलिए डी को बाद में फिलअप करते हैं क्योंकि इसका एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो अगर नॉर्मल तरीके से हम बोले कि n+l का वैल्यू ज्यादा है इसलिए एनर्जी ज्यादा है, इसलिए हम बाद में फिलअप करते हैं। जिसका एनर्जी कम है उसको पहले फिलअप किया जाता है। ऐसा क्यों? लोअर एनर्जी हायर स्टेबिलिटी, लोअर एनर्जी में रहेगा तो हायर स्टेबिलिटी गेन करेगा। तो n+l रूल 2 बातें याद रखना कि n+l का वैल्यू जिसका कम होगा एनर्जी कम होगा। अगर n+l का वैल्यू सेम आ गया तो n कम तो एनर्जी भी कम। ठीक है, ये किसने बताया n+l रूल, अबाउ प्रिंसिपल। समझ में आ गया? नेक्स्ट है, अब अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये ट्रिक जो बताया वो बता दिया हूं, किसको पहले फिलअप किया जाता, किसको बाद में। ठीक है, अगर एक और है, ये केवल किसके लिए वैलिड है, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए वैलिड है। हाइड्रोजन के लिए बात ऐसे किया गया कि हाइड्रोजन के लिए 1s हाँ n पे डिपेंड करता है, 2s और 2p का बराबर होगा, 3s 3p और 3d, 4s 4p 4d और 4f। ये केवल और केवल हाइड्रोजन के लिए वैलिड है और ये मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए वैलिड है। हाइड्रोजन के लिए ऐसे बातें किया गया, हालांकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन जब पूछेगा हाइड्रोजन के लिए क्या है तो हाइड्रोजन के लिए केवल और केवल एनर्जी n पे ही डिपेंड होता है, उसमें n+l नहीं लाते हैं।
अगर तीसरे ऑर्बिट का है तो इस तीनों का एनर्जी मान के चलेंगे क्या है, इक्वल है। चौथे ऑर्बिट का है तो चारों का एनर्जी क्या मान के चलेंगे, इक्वल है। ये केवल और केवल हाइड्रोजन एटम के लिए वैलिड है, बाकी किसी के लिए वैलिड नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मान लो हमने 2s लिया हाइड्रोजन का, हमने एनर्जी लिया 2s हाइड्रोजन के लिए, अब टॉप टू बॉटम हम जा रहे हैं। अब 2s ले रहे हैं हम लिथियम के लिए, अब हम 2s ले रहे हैं सोडियम के लिए, अब हम 2s ले रहे हैं पोटेशियम के लिए, रुबिडियम के लिए, सीजियम के लिए। अब सोच के बताओ 2s हाइड्रोजन का, 2s लिथियम का और 2s सोडियम का और 2s पोटेशियम का, किसका एनर्जी कम होगा, किसका ज्यादा होगा? टॉप टू बॉटम एनर्जी घटेगा कि बढ़ेगा? सोच के बताओ क्या होगा क्या नहीं होगा, किसका एनर्जी ज्यादा होगा, किसका एनर्जी? जेड इफेक्टिव के ऊपर सोचो, जेड इफेक्टिव के ऊपर सोचो। नॉर्मली अगर हम बात करें तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? ऐसे तो कांस्टेंट जेड इफेक्टिव बढ़ेगा ना, जेड बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? प्रोटॉन बढ़ रहा है तो प्रोटॉन बढ़ेगा तो अट्रैक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स कहां रहना चाहेंगे? मतलब 2s न्यूक्लियस के पास रहना चाहेंगे। तो ये जेड बढ़ रहा है तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, अगर जेड बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स वहां रहना चाहेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स कहां रहना चाहते हैं? लोअर में, हायर में। इसका मतलब इसका एनर्जी क्या है? लोअर है। इसका एनर्जी क्या है? लोअर है। ऐसे सोचना है कि इलेक्ट्रॉन जो है जेड बढ़ रहा है, जेड बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ेगा। नॉर्मली ऐसे जेड इफेक्टिव लगभग इक्वल होता है, लेकिन जेड बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां ज्यादा रहना चाहेंगे एज कंपेयर टू यहां। इसका मतलब यहां रहना चाहते हैं, इसका मतलब इसका एनर्जी क्या है? लोअर एनर्जी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहीं रहना चाहते हैं जहां एनर्जी क्या होता है? लोअर होता है। तो यहां रहना चाहेंगे, तो ये कंपेयर करेंगे तो इसका एनर्जी ज्यादा होगा, इसका एनर्जी कम होगा। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि 2s या 2p सबका कंपेयर करवा दिए, तो कंपेयर कराओगे तो जिसका जेड ज्यादा होगा उसका एनर्जी कम होगा। तो ऐसे मानना है कि जेड ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा, तो लोअर एनर्जी, वहां लोअर एनर्जी होगा तो उसका एनर्जी कम होगा। समझ में आ गया? जेड ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो लोअर एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहां रहना चाहते हैं? लोअर में रहना चाहते हैं। तो अब बाउ प्रिंसिपल ने क्या क्या बता दिया? n+a रूल, किसको पहले भरा जाए किसको बाद में भरा जाए, ठीक है। तो इसमें 1s 2s लिख के दिया हुआ है और ये डायग्राम बना के दिया हुआ है, सब पहले डिस्कस हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा है? हंस रूल। हंस रूल ने फिलअप करने का तरीका बताया कि अगर हमने कॉन्फ़िगरेशन निकाल दिया, कि जैसे हमने सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन निकाल दिया ये वाला, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिलअप किया जाए। मान लो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स में कैसे फिलअप किया जाए? तो पहला हम क्या फिलअप करते हैं? हाफ फील्ड, क्लॉक क्लॉक क्लॉक, यानी 1 2 3। उसके बाद हम क्या फिलअप करते हैं? तो उसने बताया कि पहले क्लॉक वाइज फिलअप क्यों इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि जब हाफ फील्ड बनाएगा तो वो क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब हमने इस तरह से फिलअप करना मोर स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। 1 2 3, मान लो यहां पर ऐसा है कि 4 ही इलेक्ट्रॉन है,
या 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे नहीं फिलअप कर सकते हैं 1 2 3, ये गलत है फिलअप करना है। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा स्टेबल कौन है? हाफ फील्ड है। तो इसीलिए बेटर ये होगा कि हम ऐसे फिलअप करें, क्योंकि यहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रहा है, इसलिए ये सही तरीका है फिलअप करने का। मतलब ये उसने आइडियोलॉजी लगाया। समझ में आ गया? यानी फिलअप करने का तरीका किसने बताया? हंस ने, कि पहले हाफ फील्ड भरो फिर फुल फील्ड करो उसको, और हाफ फील्ड नहीं हो रहा है, हाफ फील्ड हो रहा है तो उसको वहीं छोड़ दो, 4 है तो यहीं पर छोड़ दो। तो ये एनर्जी के बेस पे उन्होंने बताया कि जिसका पहले हाफ फील्ड बनाओ उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू दिस वन। ऐसे करना गलत नहीं है, गलत इस मैटर में होगा कि इसका एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, इसका एनर्जी कम हो जाएगा, तो हम कम वाला को लिखेंगे ना, लोअर एनर्जी हायर स्टेबिलिटी, इसलिए हाफ फील्ड को ज्यादा स्टेबल माना जाता है। इसलिए हर जगह एक्सेप्शन आने का वजह यही था। आयोनाइजेशन एनर्जी में और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में एक्सेप्शन आने का वजह यही था, हाफ फील्ड और फुल फील्ड, क्योंकि दोनों क्या होते हैं? अनस्टेबल, स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू ऑन फील्ड। अब ये इलेक्ट्रॉन्स के बाद जब ये बारी आई कि क्लॉक क्लॉक क्लॉक, और जब और फिर से भरने की बारी आई तो फिर यहाँ एंटी क्यों लिख दिया जाता है? ये किस रूल के अकॉर्डिंग लिख दिया जाता है? पॉली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिख दिया जाता है। पॉली ने बोला था, कुल मिला के ये बोला कि एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक क्लॉक और एक, इसका वजह उन्होंने बोला कि ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मान लो हीलियम है सबसे, अब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पॉली ने बोला कि ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन है जिसका 4 क्वांटम सेट क्या हो जाए? मैच कर जाए। अगर बाय द वे हमने क्लॉकवाइज भर दिया या एंटी क्लॉकवाइज भर दिया, देखो क्या होगा। इस इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर लिखो, n इक्वल टू क्या होगा? l इक्वल टू क्या होगा? m इक्वल टू क्या होगा? और s इक्वल टू क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर l इक्वल टू, m इक्वल टू, s इक्वल टू, चारों क्वांटम सेट मैच कर गए। अब पॉली ने ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि चारों क्वांटम सेट किसी भी इलेक्ट्रॉन से कहीं भी रहने दो, वो मैच नहीं करेगा। तो इसका मतलब उन्होंने ये आइडिया लगा लिया कि हो ना हो ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, जिसका 3 क्वांटम सेट तो मैच कर जाएगा, 4th वन मैच नहीं करेगा। मतलब मैक्सिमम मैच किया ये मैक्सिमम मैच किया 3, इससे ज्यादा मैच नहीं कर सकता। इसीलिए उन्होंने बोल दिया कि वो क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन का 4 क्वांटम सेट मैच नहीं करेगा। इसलिए एक बॉक्स में रहने वाला इलेक्ट्रॉन एक क्लॉक होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन्स ले लो, अगर तुम बॉक्स में फिलअप करते हो तो उसका सारा 3 क्वांटम नंबर मैच कर जाएगा, इसका 4th वन मैच नहीं करेगा इसका। इसीलिए क्लॉकवाइज होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। ध्यान रखना इस चीज में, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से उठाएगा, अगर आता भी है तो। पॉली ने क्या बताया? पॉली ने 4 क्वांटम सेट का, किसी भी इलेक्ट्रॉन का 4 क्वांटम सेट है, कुल मिला के एक बॉक्स में रहने वाला 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉक होगा, दूसरा। हंस ने क्या बताया? पहले हाफ फील्ड भरो फिर फुल फील्ड करो उसको, क्योंकि एनर्जी हाफ फील्ड का स्टेबल ज्यादा होगा। अब बाबू ने क्या बताया? किसको पहले भरा जाए, किसको बाद में भरा जाए। समझ में आ गया? तो इस पॉइंट्स को अभी का भी लिख लो, जहां से कल छोड़ा था वॉल्यूम से ही लिख लो वहां पे। अच्छा, एक पॉइंट और है, स्पिन क्वांटम नंबर में पूछेगा एंगुलर मोमेंटम स्पिन के लिए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्पिन, क्योंकि जब स्पिन होगा तो वहां भी एंगुलर मोमेंटम आएगा। तो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या हो जाएगा? h अपॉन s इंटू, और s का वैल्यू क्या होगा? टोटल स्पिन। टोटल स्पिन कैसे निकालोगे? टोटल स्पिन कैसे निकालोगे? अब मान लो यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, तो
दो इलेक्ट्रॉन है तो इसका एक स्पिन कैसा है और एक कैसा है, दोनों का सम निकालो कितना आ जाएगा, इसके लिए 0 आ जाएगा। ये मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालना, टोटल स्पिन लेना है, समझ में आया क्या? उस ऑर्बिटल्स में रहने वाला, ऑर्बिट में रहने वाला टोटल स्पिन लेना है। हाँ, केवल जो अनपेयर्ड होगा उसका ही स्पिन होगा, और वही मैग्नेट की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, इसलिए उसको पैरामैग्नेटिक बोला जाता है, जो मैग्नेट की तरफ क्या हो, अट्रैक्ट हो। तो जिसमें स्पिन होगा, मान लो ये है 1 2 3, तो +1/2 +1/2 +1/2, इसके अंदर स्पिन है, यही मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर ये पेयर्ड हो जाएगा ना तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्पिन क्वांटम नंबर 0 हो जाएगा, इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो टोटल लेना है इसमें, टोटल बोले तो जिसके लिए बात करेगा उसके लिए, उसमें क्या लिखा है, टोटल ही लिखा है ना। नहीं, उसने मुझे बोला कि मतलब एस इज टोटल स्पिन। अगर ये वैल्यू 0 आएगी तो मतलब पॉसिबल कैसे होगा सर? वो मतलब टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, मतलब दोनों का कुल मिला के क्या ले रहा है, एडिशन ले रहा है सर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम कभी 0 नहीं हो सकता। ना, एक का नहीं होगा, वो टोटल के लिए बात कर रहा है। अब यहाँ रहने वाला दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए बातें कर रहा हो, इसलिए टोटल स्पिन ले, मतलब एक ऑर्बिटल्स में टोटल ले रहा हो। अगर मान लो P4 है, कैसे निकालोगे P4 का, P4 का कैसे निकालोगे, क्लॉक 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 एंटी, इसका लेने की कोई जरूरत है, +1/2 +1/2 क्या हो गया, N1 पुट कर दो, क्योंकि स्पिन इनके द्वारा क्रिएट करवाएगा, इसके द्वारा एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा। एक +1/2 और एक समझ में आया गया। तो कुल मिला के साइन के साथ ऐड कर देना। मान लो P2 है तो कैसे लोगे, तो +1/2 +1/2, P3 है तो +3/2, 4 है तो 5 है तो हाफ, और 6 है तो पेयर्ड हो गया ना वो, यानी टोटल बातें कर रहा हो, एक इलेक्ट्रॉन्स की बातें नहीं कर रहा हो, स्पिन एंगुलर मोमेंटम सबके लिए मिला के बातें कर रहा हूं, उस सब सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स की बातें कर रहा हूं। क्वेश्चन आएगा तो फिर बना लेना, ठीक है। तो इसको थोड़ा लिखो यहाँ पे अभी। अब कल से क्या करेंगे हम, सोजिंगर स्टार्ट करेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, डाइफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन है कि डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस बताया था ना, एमओटी में नहीं बताया था, जब दो वेव आपस में मर्ज हो जाते हैं तो इंटरफेरेंस बोलते हैं। डिफ्रैक्शन मतलब क्या हो जाना, अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाना, डिफ्रैक्ट हो गया। जैसे प्रिज्म से पास करते हैं तो डिफ्रैक्शन ही होता है। आगे जो दिया है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, हाफ फील्ड ये सब, तो कहां तक लिखना है, तो कल से लेके हंस रूल तक लिखना है। अब बाउ प्रिंसिपल, पॉली प्रिंसिपल और हंस रूल 25, पेज नंबर 25 तक लिखो। उसके बाद आगे बता रहा हूं एनर्जी एक्सचेंज। वो मैं बताऊंगा, वो सब पढ़ाया हुआ है, एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन सब, वो बस हंस रूल तक राइट डाउन करो। और एनर्जी एक्सचेंज बता दूंगा, वो वही है, एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन है। समझ में आ गया? आओ इसलिए कई बार सब बता दिया कि ऑलरेडी पहले पढ़ाया हुआ है, तो सोच लो एज ए रिवीजन हुआ। हंस रूल तक लिख लो। पॉली प्रिंसिपल क्या बोलता है,
स्टेटमेंट ध्यान में रखना है कि पॉली ने क्या बोला, हंस ने क्या बोला, और N+L रूल क्या होता है, और बाउ ने क्या बोला, क्योंकि स्टेटमेंट पूछा जाता है। N+L रूल किसका दिया हुआ है, बाउ ने किसका एनर्जी